Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में हम लोग आपके MPA 002 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये MPA 00 सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियोस में MPA 002 के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अभी भी बच्चों आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी सारे वीडियोस को देखकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना लोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था बट फिर भी आपके पास एक लास्ट चांस है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, मैंने MPS के सारे सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट हैं वो बना रखी हैं। वहाँ से आप लोग अपने नोट्स बना लो। जितना ज़्यादा आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करोगे, उतना ज़्यादा जो है अपने गुड मार्क्स की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे। आज का हमारा टॉपिक 1 क्या है? यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही बड़ी पावर है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका करंट स्टेटस क्या है। The current status of United States in the global hierarchy of power reflects a combination of enduring strength and emerging challenges. अब यहाँ पर हम उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स को पावरफुल बनाती हैं, और हम देखेंगे उसकी वीकनेसेस को या उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रेंथ में क्या है? इसमें आपका आता है इकोनॉमिक डोमिनेंस। सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि जो US है वो लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की, और जो डॉलर है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करेंसी भी है। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी है और उस वित्तीय प्रणाली पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है अमेरिका का, और उसकी जो मुद्रा है वो भी एक डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसका आर्थिक तौर पर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आप लोग बताओगे मिलिट्री के बारे में। अमेरिका अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, वो अपनी फोर्सेस को वर्ल्ड में इधर उधर डिप्लॉय करता है, यहाँ वहाँ अपनी सेना को तैनात करता है। और अमेरिका का जो डिफेंस में खर्चा है, जो डिफेंस का बजट है, वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, इंश्योरिंग इट्स मिलिट्री डोमिनेंस। तो यहाँ पर हमें उसका इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री डोमिनेंस भी देखने के लिए मिलता है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो US है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी तो आगे है। वो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी ले लो, स्पेस एक्सप्लोरेशन ले लो, हर चीज़ में जो US है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, वो तकनीकी तौर पर भी क्या रहता है? अग्रणी रहता है, आगे रहता है। ठीक है, तो किस किस में वो आगे रहता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, जैव प्रौद्योगिकी में और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में आगे रहता है। It continues to lead globally, particularly in comparison to rising powers in China। और चाइना के कंपैरिजन में ये आगे हमेशा रहता है। ग्लोब में इन्फ्लुएंस की बात करें तो US exerts significant influence through its involvement in international organizations। जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि नाटो है या फिर हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पर भी इसकी चलती है। अमेरिका की वहाँ पर ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो अमेरिका अपने हिसाब से वहाँ पे व्यापार और राजनीति वाली पॉलिसीज़ भी बनवा लेता है, ऐसी पॉलिसीज़ बनवा लेता है जिससे अमेरिका का फ़ायदा हो। यहाँ पर हमने 4 चीज़ें पढ़ी अमेरिका के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि करंट स्टेटस उसका बताना है कि ग्लोब में जो पावर को लेकर अमेरिका का करंट स्टेटस क्या है, हमें ये बताना है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रेंथ बताएंगे, जिसमें हम लोग इसके इकोनॉमिक डोमिनेंस के बारे में बताएंगे, इसकी करेंसी के बारे में बताएंगे, है ना। फिर इसकी मिलिट्री, इसके सैन्य बल के बारे में बताएंगे कि सैन्य बल कितना ज़्यादा अमेरिका का मजबूत है, जगह जगह इसने अपनी सेना तैनात कर रखी है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो खर्चा है अमेरिका ही करता है रक्षा बजट के अंदर। फिर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप भी अमेरिका की बहुत आगे है, स्पेस एक्सप्लोरेशन ले लो या फिर आप लोग आर्टिफिशियल AI इंटेलिजेंस ले लो, वहाँ पर भी अमेरिका आगे रहता है। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो इसका है ही, बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे नाटो है, यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पर भी इसका इन्फ्लुएंस रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा US है वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करता है। जैसे कि
चाइना से अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो चाइना है, आज चाइना के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो चाइना जो है वो भी इसको डरा के रख मतलब इससे थोड़ा सा डरता है यूएस कि चाइना की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि चाइना मुझसे आगे ना निकल जाए। चाइना भी अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो ये कहीं न कहीं यूएस का जो डोमिनेंस है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है, उसको चैलेंज करता है। उसके सामने चुनौती है, पर्टिकुलरली कौन-कौन से हमारे कॉन्टिनेंट्स में, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चाइना का राइज़ बढ़ता जा रहा है, जो कि यूएस के डोमिनेंस के लिए खतरा है। देन शिफ्ट टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इमर्जिंग पावर्स जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन आर एडवोकेटिंग फॉर अ मोर बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो इंडिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन है, ये लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में ना बैलेंस होना चाहिए, ना कि सब कुछ यूएस के पास ही हो, यूएस सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना? ये लोग कहते हैं कि जो पावर होती है वो सबके पास होनी चाहिए, भारत है, ब्राज़ील है, ये सब भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय होना चाहिए, ना कि अमेरिका केंद्रित वैश्विक संरचना होनी चाहिए। उसके बाद डोमेस्टिक इश्यूज़ जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल डिवीजन विद इन द यूएस में वीकन इट्स एबिलिटी टू लीड इफेक्टिवली ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो हर एक देश के अंदर उसके अपने खुद के भी तो इश्यूज़ होते हैं, आंतरिक मुद्दे होते हैं, घरेलू मुद्दे होते हैं। तो अमेरिका के भी इसी तरीके से मुद्दे हैं, जैसे कि राजनीतिक ध्रुवीकरण है, आर्थिक तौर से असमानता है, सामाजिक विभाजन है। तो ये सारे मुद्दों की वजह से भी जो अमेरिका है वो कमज़ोर होता जा रहा है। फिर हम लोग समरी में क्या लिखेंगे कि वाइल द यूएस रिटेन इट्स पोजीशन एज अ मेजर ग्लोबल पावर इट फेसेस इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो हम क्या कहेंगे कि यूएस जो है एक ग्लोबल पावर तो बन गया है, ठीक है, यूएस एक ग्लोबल पावर बन गया है, बट स्टिल वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर सकें। सो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर टेररिज्म का मुद्दा बहुत आता है। टेररिज्म का क्वेश्चन आएगा। मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखा है। तो जो मेन टॉपिक्स हैं उनके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप लोगों को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप अपने एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर सकें। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फिर सेकेंड ईयर के भी हमारे पास आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी हमारे पास मिल जाते हैं, नोट्स भी हमारे पास मिल जाते हैं। चलिए, इंटरनेशनल टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो दोनों थोड़े से अलग हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड तो हैं, बट उसमें तो छोटा मोटा डिफरेंस है, हमें वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस इनके डेफिनेशंस में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो जो आपका इंटरनेशनल टेररिज्म होता है, एक्ट ऑफ टेरर दैट इन्वॉल्व मल्टीपल कंट्रीज आइदर इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टारगेट बियॉन्ड अ सिंगल नेशनल बाउंड्री। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आपका जो टेरर के एक्ट्स होते हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि किसी कंट्री में प्लानिंग कर ली, कहीं पे एग्जीक्यूट कर लिया, कहीं पे टारगेट कर लिया। तो ये जो है इसमें योजना, क्रियान्वयन या लक्ष्य में एक से अधिक देशों को शामिल किया जाता है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होते हैं, जो एक कंट्री में ओरिजिनेट होता है बट कैरिड आउट इन अनदर ऑफन इन्वॉल्विंग नेबरिंग स्टेट। तो मोस्टली ये क्या करता है कि मान लो कि पाकिस्तान में कोई टेररिज्म जनरेट हो रहा है, फिर वो बाकी दूसरी कंट्रीज़ में चला जाता है, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स में चला जाता है। तो वो होता है सीमा पार आतंकवाद। इनका स्कोप क्या है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म ग्लोबल स्केल पे काम करता है, आतंकवाद वैश्विक स्तर पर काम करता है और कई देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका निशाना बन जाते हैं। वहीं जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो सीमा पार मुख्य रूप से पड़ोसी देशों तक सीमित रहता है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में अगर ओरिजिनेट हो रहा है कोई आतंकवाद तो वो उसके नेबरिंग स्टेट्स में जाएगा, ये नहीं कि कहीं बहुत दूर अमेरिका चला जाएगा या ब्राज़ील चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सीमा पार आतंकवाद होता है उसमें जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं ना सीमा पार में, वो इफ़ेक्ट होते हैं, पड़ोसी देश इफ़ेक्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देंगे, एग्जाम्पल से आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। जो 9/11 का अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में अलकायदा के द्वारा, तो उसमें टेररिस्ट आए थे अलग अलग कंट्रीज़ से और एक बड़ी ग्लोबल सुपर पावर को उन्होंने अटैक किया था, अमेरिका को। और वहीं अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि इंडिया में हुआ था, 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो
पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स थे उनके द्वारा किए गए थे। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा ये, और दूसरा हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम इनके मोटिवेशन की तरफ डिफरेंस देखते हैं कि इनके मोटिवेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म जो होता है वो आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल गोल्स पूरे करने के लिए होता है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है जो छोटे मोटे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के, जैसे सीमा के लिए कि वो कहते हैं कश्मीर हमें दे दो, या इस टाइप के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनके लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। और इंटरनेशनल वाला बड़े मुद्दों के लिए होता है। और कौन कौन से एक्टर्स कौन इसमें होते हैं, तो इंटरनेशनल टेररिज्म में आपका अलकायदा, ISIS, बोको हराम, ये सारे आ जाते हैं। और क्रॉस बॉर्डर में कौन आते हैं, आपके छोटे मोटे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स होते हैं, मिलिटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट मिलता है उन्हें कंट्री के द्वारा। दूसरा, अब इनका ग्लोबल स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना। और जैसे कि इसका एग्जांपल भी है कि जैसे नाटो है, उसको ISIS के अगेंस्ट फाइट करना है। वहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होता है वो दो देशों के बाइलेटरल रिलेशंस को ख़राब करता है। सपोज़ कोई दो देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, उनके उनके रिलेशनशिप उनका ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उनकी रीजनल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनके में टेंशन्स बढ़ती हैं, है ना, नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। अब इसका रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म क्या है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो ग्लोबल कॉपरेशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कर सकता है उसको सॉल्व। और वहीं जो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू हम लोग टैकल कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शंस के थ्रू टैकल कर सकते हैं। देन आप लोग इसमें अपने आंसर में समरी देंगे, आपको अपने सारे आंसर्स में समरी ज़रूर देनी है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म ऑपरेट करता है मल्टीपल नेशंस के अंदर, वाइल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है लोकलाइज्ड और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो लोग फोकस करते हैं। तो आपका जो सीमा पार आतंकवाद है वो क्षेत्रीय विवादों पर केंद्रित होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो था। बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको ज़रूर जाना है और एक बार आपको सारे वीडियोज़ ज़रूर देख लेने हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और बाकी MPS 1, 3 और 4 के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और बाकी और वीडियोज़ भी अभी आगे आएंगे। सो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।